Good morning, students. Morning, sir. Good morning, sir. चलो लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? Nucleic acids. Difference between DNA and RNA. So difference between DNA and RNA. 3.3. Thank you. अब देख लो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। और ज्यादातर जो न्यूक्लिक एसिड बिहेव करता है वो डीएनए है मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। और आरएनए बताया था जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है इन रियो वायरस, और बताया था इन टोबैको मोज़ेक वायरस, है ना। तो अब आप लोगों को मैं ये डीएनए या जो आरएनए का जो है हमें स्ट्रक्चर सीखना है। तो स्ट्रक्चर से पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और इसका कंपोजिशन क्या होता है। तो पहले आप लोग वहां पे आप नेक्स्ट हेडिंग कर लेना, कंपोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। कंपोजिशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों न्यूक्लियोटाइड का जो है वो तीन कंपोनेंट्स का बना है। तो इसमें आप लोग लिख लेना है ईच न्यूक्लियोटाइड is made up of three components. Three components, that is, एक जो होगा उसमें शुगर होगा, और बच्चों दूसरा वाला जो होगा उसमें दैट इज द फॉस्फेट, और जो तीसरा वाला होगा दैट इज द नाइट्रोजनस बेस। तो ये है तीन कंपोनेंट इस न्यूक्लियोटाइड का, और जब तक ना ये तीनों चीज प्रेजेंट होगा हम लोग न्यूक्लियोटाइड नहीं कह सकते हैं, और जब तीनों चीज प्रेजेंट होगा तो वी कैन कॉल इट एज अ न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें से हम लोग पहला वाला देखेंगे अब शुगर। ये शुगर का आप लोगों को मैंने मैक्सिमम पॉइंट जो है वो सिखाया हुआ है कार्बोहाइड्रेट में। तो अब मैं आपको थोड़ा सा वो वापस थोड़ा रिवाइज भी करेंगे आप, और प्लस जाके आप लोगों को यहाँ पे क्या जरूरत है हमारे न्यूक्लियोटाइड में वो पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेना अब पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर दैट इज एक राइबोस बताया था, और बताया था एक डीऑक्सीराइबोस। Pentose sugar, that is ribose and deoxyribose, are present in RNA and DNA respectively. तो ये दोनों प्रेजेंट होता है इसमें, एक आरएनए में राइबोस होगा और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस होगा। तो अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ इस तरह का बताया था मैंने आप लोगों को कि फ्यूरानोस रिंग होता है इसमें, और फ्यूरानोस रिंग में 5 कार्बन एटम होता है। तो ये है वो 5 कार्बन एटम, और जो इस राइबोस में होंगे। और अगर मैं डीऑक्सीराइबोस बनाऊं तो वो भी एल्डो शुगर ही था, और उसमें भी 5 ही कार्बन एटम था, और वो रिंग जो उसका होगा दैट इज द फ्यूरानोस रिंग। फिर आप लोगों को कहा था कि अगर OH ऊपर होगा तो बच्चों OH ऊपर होने से अल्फा एनोमर होगा या बीटा एनोमर? OH ऊपर होने से अल्फा एनोमर होगा या बीटा एनोमर? बीटा एनोमर जो है इसमें प्रेजेंट होगा। और फिर इसी तरीके से यहाँ में H होता है और यहाँ में OH होगा,
यहाँ में H होगा और यहाँ में OH होगा। ये बदरपुर जो है माइक्रोफोन आप बंद कर लेगा। और यहाँ पे H होगा और बच्चों इधर में जो है CH2OH होगा। अब देखो ये वाला कार्बन एटम जो है ये फर्स्ट होता है, ये बताया था सेकंड, लेकिन यहाँ पे हमें 1 प्राइम देना है और आगे मैं आपको बता दूंगा कि वो हमें 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम देना है। और ये 4 प्राइम है और ये 5 प्राइम है। और साइमल्टेनियसली जो ये वाला शुगर होगा, अगर आपको याद होगा कहाँ पे डिफरेंस बताया था मैंने, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस के बीच में होता है। OH सर, डीऑक्सीराइबोस में कौन से कार्बन एटम पे, कौन से कार्बन एटम पे बताया था डिफरेंस होता है? सेकेंड। वेरी गुड, सेकेंड कार्बन एटम पे। हाँ, तो सेकेंड कार्बन एटम पे मैंने आप लोगों को बताया था राइबोस में HNOH होता है और सेकेंड कार्बन एटम पे डीऑक्सीराइबोस में 2HNH होता है, ऑक्सीजन एटम का कमी होता है। तो अब यहाँ में ये वाला कार्बन होगा 1 प्राइम और ये वाला होगा 2 प्राइम और ये वाला होगा 3 प्राइम और बच्चों ये वाला होगा 4 प्राइम और ये वाला होगा 5 प्राइम। अब ये न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट शुगर होता है, दूसरा कंपोनेंट फॉस्फेट होता है और तीसरा कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस होगा। और जो बच्चे लेट आए हैं ये पहला स्लाइड है और यहाँ में शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस एक न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट्स होते हैं। तो शुगर आप लोगों को बताया मैंने पेंटोज शुगर होता है, मतलब 5 कार्बन एटम होंगे 1 2 3 4 5 और राइबोस होता है आरएनए में और डीऑक्सीराइबोस होता है डीएनए में। और ये वाला जो शुगर है इधर दिस इज राइबोस और बच्चों ये वाला शुगर जो है दिस इज डीऑक्सीराइबोस। एंड दिस वन इज डीऑक्सीराइबोस। अब देखो बच्चों आगे मैं आपको सिखाऊंगा जो ये फर्स्ट कार्बन एटम है ये अटैच होता है बेस के साथ, इसके साथ, बेस के साथ। और जो ये फॉस्फेट होता है ये होता है फिफ्थ कार्बन एटम के साथ और थर्ड जो है वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है। तो अब खाली बचा इधर 2 जो फ्री होता है एक न्यूक्लिक एसिड में। तो देखो इस 2 पे OH है आरएनए के केस में और इस 2 पे HH है इन केस ऑफ डीएनए। तो अगर हम लोग इसके साथ बेस डालते हैं ना तो आरएनए बेस के साथ रिएक्ट करता है लेकिन डीएनए बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता बिकॉज उसमें 2 पे OH है नहीं। तो अब आपको ये पॉइंट कैसे लिखना होता है, तो ये लिखना होता है आपको आरएनए इज एल्कली और एल्कली जो यूज करते हैं हम लोग वो NaOH है। आरएनए इज एल्कली सेंसिटिव और बच्चों या हम लोग लिख सकते हैं एल्कली लेबाइल भी ड्यू टू राइबोस शुगर। मैडम माइक ऑन। और यहाँ पे लिख लेना डीएनए इज एल्कली स्टेबल और बच्चों स्टेबल को हम लोग रेजिस्टेंट भी कह सकते हैं और ड्यू टू डीऑक्सीराइबोस। आप लोगों को आगे पता चल जाएगा कि ये पहला कार्बन एटम अटैच होता है बेस के साथ और ये फिफ्थ कार्बन एटम अटैच होता है फॉस्फेट के साथ और ये थर्ड कार्बन एटम होता है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ कनेक्टेड। तो बचा कौन? 2 यहाँ पे। तो ये 2 पे OH है तो अगर हम NaOH रिएक्ट करते हैं ये RNA के साथ रिएक्ट करता है और लेकिन ये 2 पे HNH है तो NaOH DNA के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो इसीलिए RNA का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है NaOH की वजह से लेकिन DNA का स्ट्रक्चर NaOH की वजह से चेंज नहीं होगा। तो हम लोग कहते हैं कि DNA इज अल्कली स्टेबल और RNA इज अल्कली लेबाइल या अल्कली सेंसिटिव। Are you done with this? Yes, sir. So this was regarding the sugar. अब second component जो है वो phosphate है. Now you will write about the second component and that is phosphate. So या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं phosphoric acid.
फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड, और इसमें लिख लेना आप इट कंटेन्स a pentavalent phosphorus. अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, ये फॉस्फेट या तो ऐसे हो सकता है कि इसमें डबल बॉन्ड O होता है और इसमें OH होता है और इसमें OH होगा, और बच्चों यहाँ में एक और OH होगा, और ये एक एसिड है और ये आयनाइज हो सकता है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये P डबल बॉन्ड O होगा और ये O नेगेटिव होगा और ये O नेगेटिव होगा अगर अपना H देगा, और यहाँ पे ये O नेगेटिव होगा। सो अब आप लोगों को पता है कि जब भी हम एसिड को न्यूट्रल फॉर्म में लगाते हैं, नाम तो फॉस्फोरिक एसिड, एक एसिड लगता है लास्ट में, और बच्चों अगर हम लोग आयनिक फॉर्म में है तो लास्ट में 8 लगता है, तो यहाँ में फॉस्फेट, तो इसको फॉस्फोरिक एसिड कहेंगे और इसको फॉस्फेट कहेंगे। तो अब आप देख लो, यही फॉस्फेट जो है अब डीएनए को नेगेटिव चार्ज देता है। देखो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट। और बच्चों डीएनए को हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड कहेंगे, सो दैट मींस न्यूक्लिक एसिड एसिडिक होते हैं ड्यू टू दिस फॉस्फोरिक एसिड। सो देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स acidic nature to nucleic acids, और या न्यूक्लियोटाइड भी लिख सकते हैं। तो इसी फॉस्फेट की वजह से ही हम लोग एसिड लिखते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, और या लिखते हैं हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और यही एसिडिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है और प्लस नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है डीएनए को, और या तो ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे। एंड दिस वाज, अब देखो यहाँ मैं वैलेंसी फास्फोरस का 1 2 3 4 5, तो इसे लिखा मैंने इट कंटेन्स पेंटावेलेंट फास्फोरस। तो तीसरा कंपोनेंट जो था न्यूक्लियोटाइड का, एंड दैट वाज नाइट्रोजनस बेस। तो बच्चों नाइट्रोजनस बेसिस में आप लोगों को याद रखना है कि दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग, they are nitrogen containing heterocyclic। सर आरएनए क्या एसिडिक है क्या? राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए में नाम ही बता दो क्या है, एसिड। एसिड है, तो क्या होगा वो एसिडिक क्यों, किस वजह से, फॉस्फेट की वजह से। सो दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स दैट आर किसी बच्चे का पहला पेज में कुछ बचा हुआ है वो जल्दी से फिनिश कर। तो यहाँ पे दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स दैट आर derivatives of 9-membered, या that are derivatives of purine, और प्यूरिन के ब्रैकेट में लिख लेना एक 9-membered कंपाउंड होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरिन और पाइरिमिडीन। और बच्चों पाइरिमिडीन जो है वो 6-membered कंपाउंड होता है। या तो नाइट्रोजनस बेस हमें प्यूरिन से मिलता है और या तो नाइट्रोजनस बेस हमें पाइरिमिडीन से मिलता है। क्लियर?
चलो अब देखो बच्चों, मैं आप लोगों को पहले ये प्यूरीन दिखा दूंगा और फिर पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो प्यूरीन में आप लोगों को बताया मैंने 9 मेंबर्स होते हैं। तो ये 9 मेंबर्स यहाँ पे ऐसे होगा, या एन होगा सर प्रीवियस पेज वाला थोड़ा दिखाइए। और फिर एन होगा, सर ओके सर थैंक यू। तो देखो ये है यहाँ में प्यूरीन का स्ट्रक्चर, और इस प्यूरीन के स्ट्रक्चर में यहाँ में एक रिंग होता है ये, और फिर इसके साथ एक और रिंग अटैच होगा, और यहाँ में इसका डबल बॉन्ड होता है। तो बच्चों ये जो रिंग कहलाया जाता है इसको प्यूरीन कहते हैं। तो अब यहाँ में डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ में डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ में डबल बॉन्ड होगा। और अब अगर मैं यहाँ में एन बना लूं और यहाँ में एन रख लूं, और अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें कि इसमें भी अब यहाँ पे 9 मेंबर्स होंगे। तो बच्चों ये वाला रिंग जो है इसको हम लोग प्यूरीन कहते हैं, और जो ये वाला रिंग है इसको हम लोग पायरिमिडीन कहते हैं या पायरिमिडाइन कहेंगे। और अब इस प्यूरीन का जब हम नंबर देते हैं तो प्यूरीन का नंबर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला नंबर 1 हो गया, ये वाला नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, और ये 5, और ये 6, और ये वाला 7, ये वाला 8, और ये वाला 9। और इसका नंबर हम लोग क्लॉकवाइज देते हैं। तो ये 1, ये 2, और ये 3, और ये 4, और ये 5, और ये 6। अब देखो मैंने यहाँ पे शुगर में 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम दिया था, क्योंकि हमें न्यूक्लियोटाइड में ये भी मिलेगा, तो इसीलिए उनका नंबर देते हैं 1 प्राइम और इसका नंबर देते हैं खाली 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नंबर एंटी क्लॉकवाइज होगा और इसका नंबर क्लॉकवाइज होगा, और ये नंबर 1 है। और देखो अब यहाँ में नाइट्रोजन भी है रिंग में, कार्बन भी है रिंग में। नाइट्रोजन कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ में नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन। तो जब कंपाउंड में रिंग्स में डिफरेंट तरह के एटम्स होंगे तो उनको कहते हैं हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है। नाइट्रोजनस बेसिस आर नाइट्रोजन कंटेनिंग और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, या तो प्यूरीन से मिलता है या तो पायरिमिडीन से मिलता है। तो प्यूरीन में देखो 9 मेंबर्स हैं और पायरिमिडीन में 9। अब कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो ऐसे बनाते हैं। तो बच्चों ये वाला स्ट्रक्चर आप कभी भी ऐसे नहीं बनाना, और वो लोग ना ऐसे बनाएंगे और नाइट्रोजन को बाहर रख लेंगे, नाइट्रोजन को बाहर रख लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। नाइट्रोजन रिंग का हिस्सा है, नाइट्रोजन रिंग का मेंबर है, नाइट्रोजन रिंग के बाहर में नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ में कार्बन दिखा रहे हैं, इसके साथ नाइट्रोजन दिखा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आप लोगों को हमेशा रिंग का कंपोनेंट बना है नाइट्रोजन को। तो अब देखो ये प्यूरीन से जो हमें बेसिस मिलेगा उनको कहेंगे प्यूरीन बेसिस, और जो पायरिमिडीन से मिलेगा उनको कहेंगे पायरिमिडीन बेसिस। तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस में आप लोग पहला वाला जो है लिख लेना प्यूरीन बेसिस। प्यूरीन बेसिस, सो इसमें लिख लेना दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ, they are derivatives of purine, the derivatives of purine, thus they have nitrogen, thus they have nitrogen at 1 3 7 and 9 position। अब देखो
एक नाइट्रोजन 1 पे है, एक 3 पे है, एक 7 पे है, एक 9 पे है। तो जो भी प्यूरीन का डेरिवेटिव होगा उनको हम लोग प्यूरीन बेसिस कहेंगे। तो अब इस प्यूरीन बेस का एक एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है, एडेनाइन। तो बच्चों एडेनाइन को हम लोग शॉर्टली ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसका पूरा नाम जो है वो 6 अमाइनो प्यूरीन है। और इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल जो है वो गोनाइन है और गोनाइन का शॉर्ट है जी और इसको हम लोग कहते हैं 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूराइन या प्यूरीन। सो नाइट्रोजनस बेसिस जो प्यूरीन बेसिस है वो दो है, एक एडेनिन है एक ग्वानिन है और एडेनाइन होगा 6 अमाइनो प्यूरीन और ग्वानिन होगा 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरीन। अब बताओ एडेनाइन का पूरा नाम क्या है? 6 अमाइनो प्यूरीन, मतलब प्यूरीन के 6th एटम पे होगा अमाइनो ग्रुप। अब देखो ग्वानिन क्या है? 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरीन, मतलब प्यूरीन में 2 पे होगा अमाइनो ग्रुप, 6 पे होगा ऑक्सो ग्रुप। अगर प्यूरीन का मॉडिफिकेशन हो गया है अमाइनो और ऑक्सो से तो वो बन जाएगा ग्वानिन और इसी प्यूरीन से बनेगा एडेनिन। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. हाँ, अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा, बड़ा इजी है स्ट्रक्चर। अब इसका एक लेफ्ट साइड बना लेना आप लोग, एक राइट साइड बना लेना। तो ये अगर सपोज नाइट्रोजन है इधर और ये नाइट्रोजन है प्यूरीन का और बच्चों ये है यहाँ में पायरिमिडीन रिंग और इसके साथ ये एक और रिंग अटैच है और जिसमें नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन है और ये रिंग अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो जब डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ में अब इस नाइट्रोजन का जो है यहाँ में डबल बॉन्ड होगा और यहाँ में डबल बॉन्ड होगा और यहाँ में डबल बॉन्ड होगा। तो बच्चों इस नाइट्रोजन का वैलेंस यहाँ में 3 होगा, 1 2, लेकिन अभी तक 2 ही है तो इसीलिए मैं इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ में हाइड्रोजन अटैच करके रख लूंगा। तो साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी नाइट्रोजन अटैच होगा क्योंकि यहाँ में भी नाइट्रोजन का वैलेंस 3 होना चाहिए। तो 1 2 और 3 और यहाँ में भी हाइड्रोजन आएगा जो आप लोगों ने प्यूरीन बनाया, तो यहाँ में भी हम लोग याद रख लेंगे। अब देखो यहाँ में CH है, यहाँ में C है बीच में और C का 4 वैलेंसी है, 1 2 3 और अब वो H की जगह में यहाँ में अमाइनो ग्रुप आएगा और जब अमाइनो ग्रुप आएगा तो बच्चों इसको हम लोग कह सकते हैं एडेनाइन। ये वाला प्यूरीन है, इसका नाइट्रोजन पे H होगा बिकॉज नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होना चाहिए, 1 2 3। तो अब इसी नाइट्रोजन प्यूरीन का मॉडिफिकेशन होगा, अमाइनो ग्रुप अगर इधर आएगा तो बनेगा एडेनाइन और अगर यहाँ में अमाइनो ग्रुप यहाँ ऑक्सो ग्रुप बनेगा गोनाइन। तो अब देख लो इधर ये तो एडेनाइन हुआ। अब देखो गोनाइन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है हमने। तो गोनाइन में क्या करना है आपको, पहले यही रिंग बनाना है और ये रिंग हमने बना लिया इधर गोनाइन के लिए और अब इसमें हम नाइट्रोजन यहाँ पे अटैच करेंगे, नाइट्रोजन अटैच करेंगे और ये वाला रिंग इधर में हाइड्रोजन आ गया। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे गोनाइन में 2 अमाइनो है, मतलब अमाइनो ग्रुप इधर अटैच हो। इससे पहले क्या था, इधर हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन की जगह में क्या आया, अमाइनो ग्रुप, तो इसीलिए इस वैलेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये वाला भी सेम रहेगा। लेकिन देखो यहाँ पे गोनाइन का पूरा नाम है 2 अमाइनो 6 ऑक्सो, तो ये वाला कौन सा का बटन था 6, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आएगा। अब देख लो अगर ऑक्सो आएगा, अगर मैं ये डबल बॉन्ड को रहने दूं इधर, अब देख लो इस कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। मैं दोबारा जब ऑक्सो ग्रुप आएगा तो ये कार्बन का वैलेंसी 1 2 3 4 5 ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये हट जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड हटेगा तो यहाँ में नाइट्रोजन की वैलेंसी अब 2 ही होगी, 1 2,
तो पहले कितना थी, पहले 3 थी, 1 2 3। तो अब ये नाइट्रोजन का वैलेंस जब 2 होगा तब मैं यहाँ में हाइड्रोजन अटैच करूंगा, और जब मैं हाइड्रोजन अटैच करूंगा तो बच्चों अब बता दो ये कौन सा बेस होगा। अब guanine. दिस इज अ guanine। तो बाकी आप लोगों को याद रखना है, नंबरिंग का अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि ये नंबर 1 होता है और ये नंबर 2 होता है, ये नंबर 3 होगा, ये नंबर 4 होगा, ये नंबर 5 होगा और ये नंबर 6 होगा, ये नंबर 7, दिस इज नंबर 8 एंड दिस इज नंबर 9। साइमल्टेनियसली इसके लिए भी दिस विल बी नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 4 5 6 एंड ये वाला 7 होगा, ये वाला 8 होगा और ये वाला 9 होगा। तो बस प्यूरीन का याद रखना है और बाकी एडेनिन गुआनिन का पूरा नाम, और रटना है नहीं, रटना खाली प्यूरीन है, रटना खाली पायरिमिडीन है, और बाकी आपको अगर अल्टरनेटिव नाम याद रहेगा तो आराम से आप लोग खुद स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो अब आप लोग जो सेकेंड टाइप ऑफ बेस है, और वो सेकेंड टाइप ऑफ बेस जो बताया था मैंने वो था पायरिमिडीन बेस। तो अब आप यहाँ पे लिख लेना पायरिमिडीन बेस। और इसमें लिख लेना दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ पायरिमिडीन। They are derivatives of pyrimidine, thus they have nitrogen। जरा कौन कौन सा पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा, कौन कौन सा पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा? thus they have nitrogen at 1 and what 3 3. पोजीशंस। यहाँ पे देखो एक 1 पे था, एक 3 पे था। तो अब हमें देखना है कि इनका एग्जाम्पल क्या क्या है। तो एग्जाम्पल में आप लोग सबसे पहला वाला एग्जाम्पल जो है वो लिख लेना साइटोसिन। तो बच्चों साइटोसिन को हम लोग सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइटोसिन में याद रख लेना ये हो जाएगा 4 अमीनो 2 ऑक्सो। इसका आप लोगों को साइटोसिन का गुआनिन का उल्टा रखना है। तो ये जैसे गुआनिन में ये था, ये ऑक्सीजन इधर आएगा और ये इधर जाएगा, यही होगा साइटोसिन में। लेकिन आपको पता है कि जो यहाँ में 2 है और वो पायरिमिडीन में 2 ही रहता है, और लेकिन आप लोगों को पता है कि जो यहाँ में 6 है वो पायरिमिडीन में 4 बनता है। तो देखो ये यहाँ 6 है, ये यहाँ 4 है, ये यहाँ 2 है, ये यहाँ 2 ही रहेगा। तो इसीलिए जब मैं गुआनिन का ओ इधर लाऊं और मैं 4 इधर लाऊं, ये अमाइनो ग्रुप इधर लाऊं, तो ये अमाइनो ग्रुप 4 पे आएगा। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे 4 अमाइनो 2 ऑक्सो पायरिमिडीन। ये तो हो गया आप लोग का साइटोसिन का। और साइटोसिन के बाद जो है हम लोगों को नेक्स्ट देखना है थायमीन या यूरासिल, मैं बता दूंगा पहले। और यूरासिल को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका पूरा नाम है 2,4 डाइऑक्सो पायरिमिडीन। और बच्चों फिर हो गया थायमीन, और ये भी एक पायरिमिडीन बेस है, तो इसको टी से रिप्रेजेंट करता है। तो ये होगा 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सो 5 मिथाइल पायरिमिडीन। 2,4 डाइऑक्सो 5 मिथाइल पायरिमिडीन, और ये होगा 5 मिथाइल यूरासिल। जरा बच्चों इसका नाम क्या बताया था अभी आप लोगों को, ये वाला जरा इसका नाम बता दो क्या था। ये वाला नाम बता दो क्या था। किस यूरासिल। कंपाउंड, यूरासिल है ना 2,4। अब बता दो यूरासिल के साथ क्या अटैच है।
5 मिथाइल। 5 methyl. तो अब थायमीन को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? 5 मिथाइल यूरासिल। या तो नाम देंगे 2,4 डाइऑक्सो 5 मिथाइल यूरासिल, और ये वाला तो यूरासिल हो गया, उसमें 5 मिथाइल ग्रुप अटैच है तो 5 मिथाइल यूरासिल कहा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5 मिथाइल यूरासिल? तो 5 मिथाइल यूरासिल याद रख लेना, ये थायमीन है। Are you done with this? Yes, sir. तो अब हमें इनका स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि एनसीईआरटी में बेसिस का भी स्ट्रक्चर दिया है, न्यूक्लियोसाइड का भी स्ट्रक्चर दिया है, न्यूक्लियोटाइड का भी स्ट्रक्चर दिया है। तो मैं यहाँ पे पायरिमिडीन का ही लूंगा अब। तो ये सपोज यहाँ में पायरिमिडीन स्टार्ट कर लूंगा बनाना। और ये यहाँ में हम दूसरा बेस बनाएंगे। और ये हम लोग यहाँ पे तीसरा बेस बनाएंगे। तो अब देख लो बच्चों, आप लोग अंदर वाला डबल बॉन्ड आप पहले से नहीं बनाना, क्योंकि ऑक्सो ग्रुप होने से थोड़ा वैलेंसी चेंज हो जाता है। तो पहला आप लोगों को बताया था मैंने, यहाँ में ये ग्वानिन जो है, साइटोसिन जो है, वो 4 अमीनो होगा और 2 ऑक्सो होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे ऑक्सो ग्रुप अटैच करेंगे और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप अटैच कर लेंगे। और बच्चों 2 पे भी ऑक्सो होगा और 4 पे भी ऑक्सो होगा, और 2 पे भी ऑक्सो होगा, 4 पे भी ऑक्सो होगा, लेकिन 5 में मिथाइल होगा। तो अब देखो, इस ऑक्सो ग्रुप होने की वजह से यहाँ में ये डबल बॉन्ड नहीं रह पाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे अटैच करेंगे। और ये डबल बॉन्ड यहाँ में पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इस कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो ये डबल बॉन्ड हटाएंगे, जब ये डबल बॉन्ड हटाएंगे तो यहाँ में हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमाइनो ग्रुप अटैच होने से, क्योंकि वो हाइड्रोजन था उसकी जगह में अमाइनो ग्रुप आ रहा है। तो साइमल्टेनियसली अब ना यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा तो इधर में H रहेगा, और यहाँ में डबल बॉन्ड रहेगा, और साइमल्टेनियसली ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं रह पाएगा, और ना ये वाला डबल बॉन्ड रह पाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 5 हो जाएगी। तो इसीलिए डबल बॉन्ड हटाएंगे तो नाइट्रोजन का वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन, और यहाँ में नाइट्रोजन का वैलेंसी के लिए हाइड्रोजन, और प्लस यहाँ में मिथाइल ग्रुप होने से कोई डबल बॉन्ड में चेंज नहीं आएगा, डबल बॉन्ड ही रहेगा। नाउ दिस इज हियर व्हाट वी कॉल एज साइटोसिन। तो बच्चों ये वाला जो है, ये है इधर में यूरासिल, और ये वाला इसमें जो है थायमीन। बाकी नंबरिंग आप लोगों को पता था, इधर से देना था हमें 1 2 3 4 5 6, और साइमल्टेनियसली इसमें भी आएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया 4, सॉरी इसका नंबरिंग हमें नीचे से देना था क्लॉकवाइज। ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये वाला 5 और ये वाला 6। तो यहाँ में होगा 4 अमीनो 2 ऑक्सो, और यहाँ पे 2 4 डाइऑक्सो। ये वाला 2 है और ये वाला 4 है, और ये वाला 2 है और ये वाला 4 है और ये वाला 5। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे 2 4 डाइऑक्सो 5 मिथाइल पायरिमिडीन। डन। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं उधर, बोथ DNA and RNA have 4 type of bases.
4 types of bases, हाँ. तो DNA has adenine, guanine, cytosine, thymine, and RNA has adenine, guanine, cytosine, and uracil. क्लियर? अब देख लो बच्चों, यहाँ में जो एडेनिन एंड ग्वानिन जो है, और यहाँ पे लिख लेना प्यूरिन्स, दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन और कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए. सो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, साइटोसिन is the only pyrimidine, is the only common pyrimidine. Common pyrimidine of DNA and RNA. और बच्चों थाइमीन जो है वो प्रेजेंट होता है ओनली इन डीएनए. Thymine is present only in DNA and uracil is present only in RNA. अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये डीएनए है और सपोज ये आरएनए. तो बच्चों इस डीएनए में आप लोगों को पता है कि 4 तरह के बेसेस होता है. एक एडेनिन होगा, एक ग्वानिन होगा, एक साइटोसिन होगा, एक थाइमीन होगा. और इस आरएनए में भी पता है आप लोगों को 4 तरह के बेसेस होंगे, एडेनिन, लेकिन यूरासिल. अब देखो ये दिस इज द ओनली कॉमन पायरिमिडीन एंड ये एडेनिन भी दोनों में कॉमन होता है और ये ग्वानिन भी दोनों में कॉमन होता है. और लेकिन ये थाइमीन ओनली इन डीएनए और ये यूरासिल जो है ओनली इन आरएनए. नाउ व्हिच इज द ओनली कॉमन पायरिमिडीन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? Adenine. Common pyrimidine. cytosine. It is the cytosine. तो साइटोसिन ही कॉमन होता है दोनों के अंदर, पायरिमिडीन. ये दोनों प्यूरिन्स है, ये दोनों प्यूरिन्स है, और ये 3 जो है ये पायरिमिडीन है. तो लेकिन इनमें से एक ही पायरिमिडीन दोनों में कॉमन होता है. बाकी थाइमीन इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, यूरासिल इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए. एंड दिस इज द अनदर डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. Are you done with this? Yes, sir. So this was regarding the components of nucleotides. एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस हो सकता है, शुगर हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है. तो बेसिस 2 तरह के हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन. तो प्यूरिन बेसिस जो है वो एडेनिन और ग्वानिन होता है, और बच्चों ये एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन बेसिस है. और जो 3 बेसिस है साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन, वो पायरिमिडीन बेसिस होते हैं. तो इसमें से डीएनए के अंदर 4 बेसिस और आरएनए में भी 4 बेसिस. तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन होता है डीएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल होता है आरएनए में. और ये थाइमीन खाली डीएनए में और ये यूरासिल खाली आरएनए में होता है. तो अब आप लोगों को मैं यहाँ में सिखाऊंगा इन कंपोनेंट्स को कैसे जोड़ेंगे ताकि हम न्यूक्लियोटाइड को बनाएं. तो अब न्यूक्लियोटाइड को बनाने से पहले हम लोग न्यूक्लियोसाइड को सीखेंगे. तो बच्चों अब आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड एंड इट्स स्ट्रक्चर. ये जो हमने कंपोनेंट्स ऑफ था न्यूक्लियोटाइड और ये खत्म हुआ. तो ये नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोसाइड एंड स्ट्रक्चर. तो न्यूक्लियोसाइड में लिख लेना द बेस एंड शुगर कॉम्प्लेक्स. बेस एंड शुगर कॉम्प्लेक्स is called as nucleoside.
the base and sugar complex. हाँ डन। अच्छा हो गया। Okay, sir. तो अब लिखो द बेस एंड शुगर कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। तो इसमें लिख लेना इन न्यूक्लियोसाइड, the sugar and base are connected by n glycosidic bond. In nucleoside, the sugar and base are connected by n glycosidic bond that is formed by dehydration. तो इसमें आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, in case of purines, in case of purine nucleosides, the N1 N9 of base reacts with C1 of sugar. Or here you can write in case of pyrimidine nucleosides, the N1 of base reacts with C1 of sugar. अभी मैं आपको ये डायग्राम से सिखाऊंगा। तो इसमें लिखना द नेम ऑफ purine nucleoside ends with sign, और इसमें लिख लेना द नेम ऑफ pyrimidine nucleosides ends with dye. Yeah. So अब आप लोग याद रख लेना, जो ये न्यूक्लियोसाइड होता है और ये बेस और शुगर के मिलने से बनता है। Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी शुगर बताया था कैसा होता है। तो
ये शुगर को मैं यहाँ पे बना लूंगा दोबारा से। और बच्चों ये शुगर के ऊपर आप स्पेस छोड़ देना, क्योंकि मुझे शुगर के ऊपर बनाना है बेस को, तो इसीलिए एकदम से आप लिखने के बाद में ही स्टार्ट नहीं करना, और फिर आप लोगों का मतलब स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे बेस का। सर प्रीवियस स्लाइड है। ओके सर। तो देखो बच्चों यहाँ पे आप लोग ऊपर स्पेस छोड़ देना, क्योंकि बेस का स्ट्रक्चर बनाना है। और मैं पहले यहाँ पे शुगर का बना लूंगा। तो ये शुगर है इधर में, और जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, एक में मैं आप लोगों को राइबोस शुगर बता दूंगा और एक में डिऑक्सी राइबोस शुगर बता दूंगा। तो बच्चों ये यहाँ में मैं कंसिडर करूंगा OH है, या चलो इस OH को मैं लास्ट में लिखूंगा। और ये यहाँ में H है, और ये यहाँ में OH है, और ये यहाँ में H है, और ये यहाँ में OH होगा, और ये वाला यहाँ में H था, और ये यहाँ में CH2OH था। अब मैं बेस को लाऊंगा, और बेस को मैं अभी बताया था आप लोगों को कि ये अगर सपोज N है इधर, और ये यहाँ में कार्बन होगा, और ये बेस जो है यहाँ में N होगा, और यहाँ में N होगा। और यहाँ पे बताया था आप लोगों को, जरा बच्चों अगर मैं यहाँ में NH2 अटैच करूं, सपोज आई विल अटैच NH2 हियर, जरा कौन सा बेस बनेगा? ये एडिनाइन बनेगा। तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड डालना है, डबल बॉन्ड डालना है, और डबल बॉन्ड डालना है। तो अब देख लो यहाँ से मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जो ये वाला कार्बन एटम, जरा बता दो ये वाला कार्बन एटम कौन सा होता था? 1, ये वाला क्या है? 2, और ये वाला क्या है? 3, ये वाला क्या है? 4, और ये वाला क्या है? 5। और ये कौन सा नाइट्रोजन है यहाँ पे? 9, और ये वाला क्या था? 8, और ये वाला क्या था? 7। तो अब इस नाइट्रोजन के 9 पे अगर आप लोगों को याद होगा, यहाँ में H था, और बच्चों यहाँ में OH था इधर में, और यहाँ में इसमें H था। तो अब ये H और ये कार्बन एटम 1 है शुगर का, और ये नाइट्रोजन 9 है बेस का। तो ये 9 और ये C1 रिएक्ट करेगा, और ये एज अ वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा। तो अब इस वाटर मॉलिक्यूल को मैं निकाल दूंगा बाहर इधर से, और अब देखो ये N9 जो है ये जुड़ जाएगा ये C1 के साथ, और प्लस इसमें यहाँ में हाइड्रोजन अपना रहेगा। तो ये वाला बॉन्ड जो इधर बना, और इसको हम लोग कहते हैं N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देखो इधर यहाँ पे लिखा आप लोगों ने, इन केस ऑफ प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड्स द N9 of base reacts with C1 of sugar। और फिर लिखा आप लोगों को, इन केस ऑफ पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड द N1 of base reacts with C1 of sugar। तो यहाँ में मैंने नाइट्रोजन 9 को रिएक्ट कराया C1 के साथ। तो अब देखो मैं आप लोगों को यहाँ में दूसरा पायरिमिडीन का लूंगा। चलो मैं पायरिमिडीन का यहाँ पे लूंगा, और ये मैं शुगर बनाऊंगा इधर, ये शुगर है। और बच्चों ये शुगर का बाकी एटम्स है रिंग के, और यहाँ पे मैं ये C1 मानूंगा, एंड ये H होगा इसका, और ये इसका OH होगा। और यहाँ पे चलो मैं यहाँ में डीऑक्सीराइबोस शुगर लूंगा, तो मैं यहाँ में HH लूंगा, और यहाँ में H लूंगा, 1 OH लूंगा, और यहाँ में CH2OH, और यहाँ में H। कोई सा भी पायरिमिडीन बेस बता दो आप मुझे, कोई सा भी पायरिमिडीन बेस।
साइटोसिन। साइटोसिन चलो लेंगे, चलो साइटोसिन में यहाँ पे बना लूंगा। और जब मैं साइटोसिन यहाँ पे बना लूंगा तो आप लोगों को पता है कि साइटोसिन में क्या था, 2 पोजीशन पे, 2 पोजीशंस में ऑक्सो। ना 2 पोजीशन पे अमाइनो था शायद। 4 के माइनस है। हाँ 4 पे अमाइनो ग्रुप था, हाँ? और उधर में क्या था, 6 अमाइनो, और यहाँ पे 2 अमाइनो, 2 अमाइनो, और इधर में 4 अमाइनो। हाँ तो यहाँ में ऑक्सो ग्रुप हो जाएगा। और बच्चों इधर में जरा बता दो क्या हो जाएगा, अमाइनो ग्रुप। और अब ये अमाइनो ग्रुप यहाँ में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ में भी क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ में क्या होगा अब H, और H। यहाँ में क्या होगा अब OH। तो ये H OH रिएक्ट करेगा, बाहर आएगा पानी। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ में अब बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। अब देखो ये वाला इधर में 1 था, 1 नाइट्रोजन था, और ये वहां पे 1 डैश कार्बन एटम था, और ये यहाँ में 1 डैश 9 था। तो 1 वर्सेस 1, सो N1 विल रिएक्ट विद C1, और यहाँ में N9 विल रिएक्ट विद C1। और अब यहाँ में ये प्यूरीन पाइरिमिडीन बेस है, यहाँ में ये प्यूरीन बेस है। तो इस बॉन्ड को भी हम लोग कहेंगे N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देखो बच्चों जरा इस बेस का नाम बता दो मुझे, क्या है ऊपर वाला बेस जो है। एडिनाइन। वेरी गुड, एडेनाइन है। तो इसका नाम जो होगा, और वो हम लोग राइबोस एडिनोसाइन। सर वॉइस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो है, देखो बच्चों ये एडिनीन था ऊपर, तो यहाँ में लगेगा लास्ट में एडिनोसाइन। तो अब यहाँ में देखो ये बेस जो साइटोसिन है, तो यहाँ पे रहेगा साइटिडाइन। तो लेकिन यहाँ में डीऑक्सी शुगर है, तो हम लोग कहेंगे डीऑक्सीसाइटिडाइन। तो इसीलिए यहाँ में डीऑक्सी लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ में डीऑक्सीराइबोस शुगर है। तो अब ये वाला जो है ये 2 डैश है, और ये वाला 3 डैश है, और ये वाला 4 डैश है, और ये वाला 5 डैश है, और ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश है। क्लियर? सो ये डीऑक्सीसाइटिडाइन है, और ये एडिनोसाइन है। जहां में भी डीऑक्सीराइबोस शुगर है डीऑक्सी लगेगा, और जहां में डीऑक्सीराइबोस शुगर नहीं है वो एडिनोसाइन है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो इसमें लास्ट में लगना है डाइन पाइरिमिडीन के केस में, और इसके केस में लगना है साइन जो pyridine का होगा। तो ये था रिगार्डिंग न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर के बारे में, और बेस और शुगर के बीच में एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को न्यूक्लियोसाइड का बता दूं कि न्यूक्लियोसाइड जो है दे मे बी ऑफ 2 टाइप्स। तो एक न्यूक्लियोसाइड जो होगा दे मे बी राइबोन्यूक्लियोसाइड,
और एक होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। और ये राइबोन्यूक्लियोसाइड जो है, इसमें आप लोगों को याद रखना है कि राइबोन्यूक्लियोसाइड में सबसे पहले मैं आप लोगों को ऊपर वाला बताया, तो वो होगा एडिनोसाइन। जरा कोई मुझे दूसरा नाम बताए राइबोन्यूक्लियोसाइड। गुआनोसाइन। गुआनोसाइन। और क्या हो सकता है? साइटिडीन। साइटिडीन, गुड। और क्या हो सकता है? राइबो शुगर के साथ कौन कौन सा बेस हो सकता है? 4 बेसेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। बच्चों, डीऑक्सीराइबो शुगर के साथ कितना बेसेस हो सकता है? 4। एक क्या हो सकता है? एडिनोसाइन। तो एडिनोसाइन जब लिखेंगे हम एडेनिन, तो डीऑक्सी एडिनोसाइन। और दूसरा होगा यहाँ में डीऑक्सी गुआनोसाइन। और तीसरा जो होगा वो होगा डीऑक्सी साइटिडाइन। तो अब इस यूरिडाइन के आगे थाइमिडीन, तो थाइमिडीन के आगे डीऑक्सी लगाने का जरूरत नहीं है। तो बिकॉज हमें पता है कि थाइमिन कहाँ होता है, खाली डीएनए के अंदर। और ये थाइमिन जरा बता दो कहाँ होता है? खाली डीएनए के अंदर। और डीएनए के अंदर हमेशा कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सीराइबो शुगर होता है। तो इसीलिए जब भी थाइमिन का कुछ नाम लिखेंगे आप, तो उसमें डीऑक्सी लगाने का जरूरत नहीं है। तो थाइमिडाइन इटसेल्फ इंडिकेट्स कि थाइमिन खाली डीएनए में होता है और डीएनए में खाली डीऑक्सीराइबो शुगर होता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो न्यूक्लियो साइड जो होगा प्यूरिन का, वो आएगा साइन एंड में, और जो न्यूक्लियोटाइड है उसका एंड में आएगा डाइन। और ये साइन होगा और ये डाइन होगा। तो अब आप लोग नेक्स्ट लिख लेना, ये था न्यूक्लियोटाइड डाइसाइड के बारे में। तो बच्चों अब आप लोग लिख लेना न्यूक्लियोटाइड के बारे में, और न्यूक्लियोटाइड एंड इट्स स्ट्रक्चर। Sir, previous slide, please. हाँ, आप लोग ये बना लो और मुझे जस्ट 2 मिनट दे देना। Done, sir. बच्चों 1 मिनट आप लोग वेट कर लेना।
तो बच्चों आप लोग 2 मिनट वेट कर लेना। हाँ। तो बच्चों अब देख लो यहाँ पे ये न्यूक्लियोसाइड का था, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो न्यूक्लियोटाइड का देखेंगे। और न्यूक्लियोटाइड का आप लोग याद रख लेना, पहले मैं आपको न्यूक्लियोटाइड का यही बता दूंगा, डेफिनेशन बता दूंगा। तो देखो न्यूक्लियोटाइड में लिख लेना, इट इज द न्यूक्लियोटाइड इज द फॉस्फोएस्टर ऑफ is a phosphoester of nucleosides. Nucleotide is the phosphoester of nucleoside. Nucleoside in which, या चलो फिलहाल यहाँ पे लिखना that is nucleotide is the complex of nucleoside and phosphate. तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो होगा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो लेकिन हमें पता है कि न्यूक्लियोसाइड किसके बराबर है? बेस प्लस शुगर। बेस प्लस शुगर। तो दैट मीन्स हमें न्यूक्लियोटाइड कहेंगे हम, इट इज बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है यहाँ पे कि ये कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है। तो लिखो इसमें इन न्यूक्लियोटाइड the phosphate remains attached with the fifth carbon atom of sugar by phosphoester bond. In nucleotide, the phosphate remains attached with fifth carbon atom of sugar by phosphoester bond. Clear? अब देख लो आप बच्चों इधर, अगर सपोज मैं आप लोगों को यहाँ में शुगर बता दूं
और ये शुगर जो है मान लेंगे हम ये राइबो शुगर है। और ये राइबो शुगर जो है यहाँ में हम लोग अब बेस को अटैच करेंगे, वो आप लोगों ने सीख लिया कैसे अटैच होता है। और यहाँ में H और OH और यहाँ में H और OH और यहाँ में CH2 और यहाँ में CH2OH होगा। और आप लोगों ने सीख लिया है कि बेस 1 पे अटैच होता है, तो यहाँ में कोई सा भी बेस लूंगा और ये बेस मैं A मान लूंगा। अब हमें दोबारा टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। अब हमने देखा कि ये A ऐसे अटैच रहता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, तो अब हम शॉर्टली यहाँ पे A लिखेंगे। तो जब हम A यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ में H लिखेंगे। और ये वाला कार्बन एटम जो है, ये वाला कार्बन एटम यहाँ पे सपोज 1 होगा, 1 प्राइम होगा। ये वाला कार्बन एटम 2 प्राइम होगा, ये वाला कार्बन एटम 3 प्राइम होगा, ये वाला कार्बन एटम 4 प्राइम और ये वाला कार्बन एटम 5 प्राइम होगा। तो बच्चों अब यहाँ में फॉस्फेट आएगा और वो फॉस्फेट जो है उसका डबल बॉन्ड O होगा, OH होगा और यहाँ में OH होगा। और ये फॉस्फेट का OH इधर है और ये कार्बन एटम 5 का OH इधर है। तो ये OH रिएक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा। तो जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा तो बॉन्ड कुछ ऐसे होगा। सो बॉन्ड विल बी लाइक दिस। और अब इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। और यहाँ में इसका अपना हाइड्रोजन अटैच होगा नीचे, जो 4th कार्बन एटम पे रहेगा। बच्चों ये वाला बॉन्ड बता दो जरा, कौन सा बॉन्ड है? दिस वन। N glycosidic bond. वेरी गुड, N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और अब N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में अब देखो ये पूरा जो है अभी इस फॉस्फेट के बगैर ये एडिनोसाइन था, तो हम कहेंगे इट इज एडिनोसाइन। जरा एडिनोसाइन पे बता दो कहाँ किस कार्बन एटम पे फॉस्फेट आया? 5th कार्बन एटम पे। तो कितना फॉस्फेट आया? 1। तो कहेंगे एडिनोसाइन 5' मोनोफॉस्फेट। और या इसको हम लोग शॉर्टली कहते हैं AMP। और बच्चों या हम इसको कहते हैं एडिनाइलिक एसिड, और या हम इसको कहते हैं एडिनाइलेट। अगर आप लोग एसिड का नाम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो एडिनाइलेट आएगा, तो दैट मीन्स यहाँ में O नेगेटिव आएगा, यहाँ में O नेगेटिव आएगा अगर एडिनाइलेट लिखेंगे। और अगर OH लिखेंगे तो वो एडिनाइलिक एसिड होगा। तभी मैंने कहा था कि फॉस्फेट की वजह से एक न्यूक्लियोटाइड एसिड बनता है, तो इसीलिए इसमें नाम आएगा एडिनाइलिक एसिड और यह एडिनाइलेट आएगा। और एडिनोसाइन 5' मोनोफॉस्फेट आएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। सो ये है एडिनोसाइन था, ये इतना, ये वाला इतना एडिनोसाइन था और इस एडिनोसाइन पे एक फॉस्फेट आया, एडिनोसाइन 5' मोनोफॉस्फेट। और ये बॉन्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और ये बॉन्ड N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो एडिनोसाइन 5' मोनोफॉस्फेट या AMP या एडिनाइलिक एसिड या एडिनाइलेट। अब देखो अगर सपोज हम लोग यहाँ पे एक और शुगर की बात करें इधर, और ये शुगर जो है हम लोग लेंगे डीऑक्सीराइबो शुगर। और डीऑक्सीराइबो शुगर पे यहाँ में H होगा और ये यहाँ में H होगा और इधर में H होगा और यहाँ में H होगा और यहाँ में OH होगा और यहाँ में H होगा और here it will be CH2O। और CH2O जो है अब यहाँ में फॉस्फेट आएगा। और बच्चों ये फॉस्फेट का आप O नेगेटिव भी लिख सकते हैं, आप OH भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग O नेगेटिव लिखेंगे और प्लस यहाँ में हम लोग बेस अटैच करेंगे। चलो बेस हम अटैच करेंगे C, जो आप लोगों ने अभी सीखा था कि कैसे बेस अटैच होता है। तो ये डीऑक्सीराइबो शुगर है और ये वाला 1 कार्बन एटम है, ये वाला 2 है, एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4
and this is fifth carbon atom. तो अब इसको हम लोग कहेंगे कि दिस इज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और बच्चों ये वाला बॉन्ड जो है ये है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और ये वाला होगा अब साइटिडाइन 5' मोनोफॉस्फेट। साइटिडाइन नाम था साइटोसिन के न्यूक्लियोसाइड का, और उसमें एक फॉस्फेट आया, और यह हम इसको कहेंगे CMP, और बच्चों यह कहेंगे साइटिडाइलिक एसिड, और यह कहेंगे साइटिडाइलेट। या साइटिडाइन 5' मोनोफॉस्फेट, और या CMP या साइटिडाइलिक एसिड, और या साइटिडाइलेट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो अब देख लो आप, ये न्यूक्लियोटाइड जो है, ये न्यूक्लियोटाइड भी दो तरह का हो सकता है, और एक न्यूक्लियोटाइड जो है जिसको हम लोग राइबोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे, और बच्चों दूसरे को हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। एक का नाम आप लोगों ने पूरा सुन लिया कि वो कैसा होगा, वो एडिनाइलिक एसिड होगा, या मैं अब शॉर्टली लिखूंगा AMP, और या मैं अब लिखूंगा सपोज एडिनाइलेट। जरा आप बता दो मुझे, गुआनोसिन क्या होगा? गुआनोसिन Guanosine monophosphate. मोनोफॉस्फेट, और या तो क्या कहेंगे हम इसको, Guanylate. गोनाइलिक एसिड है, या गोनाइलेट कहेंगे। और इसी तरीके से हम लोग नाम देंगे फिर व्हाट, साइटिडाइलिक मोनोफॉस्फेट, और यहाँ देंगे साइटिडाइलिक एसिड, और इसका नाम आप लोगों को याद रखना है, और यहाँ में डीऑक्सी आगे लगाना है इसका, और बच्चों इधर में भी डीऑक्सी लगाना है, और इधर में भी आप लोगों को डीऑक्सी लगाना है, और इधर में भी आपको डीऑक्सी लगाना है, और डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड, डीऑक्सीसाइटिडाइलेट, डीऑक्सीसाइटिडाइन मोनोफॉस्फेट, या DCMP। और अब अगर हम लोग यहाँ पे आए, और ये होगा UMP, और यह होगा यूरिडाइलिक एसिड। और यहाँ में आप लोगों को याद रखना है, ये होगा DAMP, और यह होगा डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। और इसी तरीके से डीऑक्सी गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट, और यह हम लोग कहेंगे DGMP। और बच्चों यह कहेंगे डीऑक्सी गोनाइलेट, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं DCMP, और यह लिखेंगे डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड, और यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं DMP, और यह लिख सकते हैं थाइमिडाइलिक एसिड।
और TMP की जगह में अब ऑक्सी लगाने का जरूरत नहीं है, तो डीऑक्सी लगाएंगे। तो मुझे पता है कि T जो है वो खाली DNA के अंदर होता है। Is this clear? Yes, sir. ये डिफरेंट नाम है, मैंने आधा आधा नाम ही लिखा, और जो मैंने आप लोगों को इधर सिखाया वो हर किसी के लिए ये 4 नाम होंगे। डीऑक्सी एडेनोसाइन फाइडेस मोनोसोड, AMP एडेनाइलिक एसिड एडेनाइलेट, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। और जब भी इनका नाम देंगे तो डीऑक्सी डीऑक्सी डीऑक्सी, लेकिन थायमीन में डीऑक्सी लगाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो दैट थायमीन इज प्रेजेंट ओनली इन DNA एंड DNA ओनली कंटेन्स दिस वन व्हाट वी कॉल एज द डीऑक्सीराइबो शुगर। और ये था रिगार्डिंग न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो अब बेस और शुगर के बीच में होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और शुगर और फॉस्फेट के बीच में होता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। और अब हमें नेक्स्ट देखना है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, देखो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स acts as monomers. Nucleotide acts as monomers of nucleic acids. Nucleotide acts as monomers of nucleic acids, and this is the primary function of nucleotides. और second function लिख लेना आप, nucleotides form high energy compounds like ATP। और बच्चों ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और यह लिख लेना GTP, और GTP मतलब होगा गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म हाई एनर्जी कंपाउंड्स लाइक ATP या GTP। और इसमें लिख लेना आप जो ATP जो है वो एनर्जी करेंसी। देखो ATP इज एनर्जी कैरियर एंड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। Energy currency of cell as it helps in energy transfer during the metabolic reactions। नाउ ये आप लोगों का NCERT में लिखा है, अगर कभी भी पूछा जाए विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, तो बच्चों याद रख लेना वो ATP होगा। तो जैसे मैं आप लोगों को यहाँ में ATP का अगर स्ट्रक्चर बता दूं, बड़ा सिंपल सा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये यहाँ में सपोज शुगर है, और बच्चों इस शुगर में ऊपर में बेस होगा एडेनिन, और ये इसका H है, और बाकी आप लोगों को याद रखना है यहाँ में H होगा और यहाँ में OH होगा,
और यहाँ में H होगा और यहाँ में OH होगा और यहाँ में H होगा और यहाँ में CH2O होगा और इस O के साथ आप लोगों ने फॉस्फेट देखा था। अगर इस पे एक फॉस्फेट होगा तो क्या होगा? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट या एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट? मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट। हाँ, अगर और एक फॉस्फेट आएगा तो बच्चों फिर एक और फॉस्फेट आएगा। ठीक, अब देखो इधर ये फॉस्फेट का OH और ये फॉस्फेट का OH दोनों रिएक्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा और जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा और ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे और ये फॉस्फेट का OH इस फॉस्फेट का OH रिएक्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा और ये दोनों जो हैं कनेक्टेड हो जाएंगे। और अब पहले एक फॉस्फेट था, दूसरा फॉस्फेट आया और ये यहाँ में इसका OH होगा और ये इसका OH होगा। तो बच्चों ये वाला जो है कंपाउंड, इसको हम लोग कहेंगे कि ये AMP है इधर तक, और ये वाला जो है ये यहाँ में ADP है। जरा ADP क्या होगा? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट। और अगर हम ये तीनों फॉस्फेट मिलाएंगे तो क्या होगा? ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जरा ये बॉन्ड बता दो, ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोएस्टर। वेरी गुड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और ये वाला बॉन्ड याद रख लेना, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, और इनको हम लोग कहते हैं फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड्स। Now these two bonds are phosphoanhydride bond and this one is phosphoester bond. Is this clear? और जब भी एनर्जी का जरूरत होगा तो ये फॉस्फोएनहाइड बॉन्ड टूट जाते हैं और फिर एनर्जी रिलीज होता है, और इसीलिए हम इस ATP को कहते हैं इट इज द एनर्जी करेंसी एंड इट इज द एनर्जी कैरियर ऑफ द सेल। आर यू डन विद दिस? चलो, ये कुछ फंक्शंस थे न्यूक्लियोटाइड का, और भी इसका 2-3 फंक्शन है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। शुड आई एंड द मीटिंग? ओके सर, थैंक यू सर। चलो, टेक केयर। थैंक यू सर। हेलो, वो क्लास जो मैं करूँ उनका तुमसे क्या